हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ डेली करंट अफेयर सेशन में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो जिसको भी इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए वो जा करके टेलीग्राम पर इस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। देख रहे होंगे आप लोग टेलीग्राम चैनल, इसका ये लक्ष्य तक आपके साथ। तो अगर ये आपको नहीं यहाँ मिलता है सर्च करने पे, तो इसकी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमारे और भी चैनल्स हैं, देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी, प्लस आपको उसका लेक्चर का पीडीएफ भी यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं। और भी हमारे चैनल्स हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अलग अलग चैनल है। तो सारी आपको लिंक वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप अपने अनुसार जा कर के उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहता है वो भी जा कर के जुड़ सकता है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम लोग हमेशा मोटिवेशन कोट से स्टार्ट करते हैं क्लास को, तो आज का देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें तो बदल ही सकते हैं। और निश्चित रूप से जब आपकी आदतें बदल जाएंगी तो आपका भविष्य अवश्य ही बदल जाएगा। भविष्य तो हमारे हाथों में नहीं है कि हम, अगर भविष्य पता होता तो क्यों हम लोग इतनी मेहनत करते, वैसे ही हो जाता। तो भविष्य तो हमें नहीं पता है, हमें पता क्या है, आदत। भविष्य तो हमें नहीं पता, ना ही उसको हम चेंज कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन आदत तो हम अपने अनुसार बदल सकते हैं, कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो हम उसको सही कर सकते हैं। क्यों? और आदत जब बदलेंगे, अगर हम पॉजिटिव वे में चलेंगे, तो हमारा निश्चित ही भविष्य क्या होगा, बदल ही जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो वो भी आपको हम अभी थोड़ी देर में बता दे रहे हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन पढ़ करके ही आपको लग गया होगा कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। रेलवे के किस मंडल का हाल ही में भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? क्लियर? तो किसका किया गया? गति शक्ति। अब गति शक्ति जैसे ही मैंने नाम लिया है, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ आपने पढ़ा है। तो जो बजट इस बार का पेश किया गया था 2022-23, उसमें इसकी जिक्र की गई थी। मैंने उसका लेक्चर बनाया था, उसमें आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये गति शक्ति वहीं पर है कि जो क्या नाम है, बजट 2022-23 था, उसमें 4 पिलर्स की बात की गई थी। और 4 पिलर्स में जो आपका फर्स्ट पिलर था वो था गति शक्ति, प्रधानमंत्री गति शक्ति था। और इस गति शक्ति में 7 इंजन की बात की गई थी। अब याद आ गया होगा, एकदम याद आ गया होगा आप लोगों को। उसमें 7 इंजन की बात की गई थी गति शक्ति। तो इसका जो पहला जो गति शक्ति है, और इसमें जो 7 इंजन की बात की गई थी, इसका जो पहला कार्गो टर्मिनल है, पहले गति शक्ति का उद्घाटन किया गया है, जिसका क्या नाम है, कार्गो टर्मिनल। क्लियर हो गया होगा। ये कहाँ उद्घाटन इसका किया गया, कहाँ स्टार्ट किया गया? तो ये है आपका आसनसोल। आसनसोल मंडल, आसनसोल मंडल पूर्वी रेलवे का। कहाँ का? पूर्वी रेलवे का। पूर्वी रेलवे के आसनसोल मंडल में ये क्या किया गया? इस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि आसनसोल है कहाँ? तो आसनसोल का है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। तो ये किसकी ओर से स्टार्ट किया गया? तो मैथन पावर लिमिटेड की ओर से। मैथन पावर लिमिटेड की ओर से। कहाँ पर? तो वहीं आसनसोल में एक जगह है जिसका क्या नाम है, थापर नगर। तो वहाँ पर भारतीय रेल का जो पहला गतिशक्ति मल्टी मॉडल है, कार्गो टर्मिनल, उसकी शुरुआत हुई है। तो मतलब कि जो आसनसोल और मैथन पावर लिमिटेड के अधिकारियों ने इसकी शुरुआत की है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। और इससे क्या होगा, इससे जो रेलवे की कमाई है वो तकरीबन 5000 करोड़ का उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा होगा। यानी इससे हर माह देखा जाए तो हर माह की जो आमदनी होगी लगभग 11 करोड़ बताई जा रही है। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं और देख लेते हैं कि ये जो क्या नाम है, ये जो गति शक्ति है, ये रेल परिवहन अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, पॉजिटिव है, फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखा जाए तो यह परिवहन का सबसे ज़्यादा ऊर्जा कुशल और लागत प्रभावी क्या है, तरीका है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और बात करें कि थोड़ा और एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। टोटल कितने रेलवे जोन हैं? टोटल कितने रेलवे जोन हैं? 18 हैं, 18 रेलवे जोन है।
और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, ये भी मैंने कल भी अपने लेक्चर में बताया था, आज फिर डिस्कस कर दे रहे हैं कि रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष कौन है, विनय कुमार त्रिपाठी हैं। क्लियर। और हाँ गाइज, अभी एक और मैंने मतलब कुछ दिन पहले लेक्चर में अपने बताया था कि दुनिया का सबसे बड़ा जो कार्गो है वो कहाँ पर है, यूक्रेन के अंदर है। तो वो जो कार्गो था, सबसे बड़ा दुनिया का जो कार्गो विमान था, उसको नष्ट कर दिया गया है। किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया है? रशिया के द्वारा नष्ट कर दिया गया है, जिसका क्या नाम था? एंटोनो 225 था, मैंने बताया भी था, जिसका उपनाम क्या था? मारिया था। तो अब यार आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चार धाम परियोजना की उच्च अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष 11 मार्च 2022 को किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है देख लेते हैं। AK सीकरी को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? AK सीकरी को। तो चलिए देख लेते हैं, 1 मिनट। ये हैं AK सीकरी साहब, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। AK सीकरी को नियुक्त किया गया है। चार धाम परियोजना। तो ये जो उत्तराखंड में चार धाम परियोजना कौन कौन से हैं? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ एंड एक क्या है आपका? बद्रीनाथ। 1 मिनट, बद्रीनाथ। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो इसी की यात्रा को ही क्या माना जाता है कि चार धाम की यात्रा मानी जाती है। तो जो चार धाम परियोजना स्टार्ट की गई थी, चार धाम परियोजना कहाँ की है? उत्तराखंड की। तो चार धाम जो प्रोजेक्ट था, परियोजना था, ये उत्तराखंड के 4 तीर्थ, कौन से 4 तीर्थ, जो कि ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ। तो इनको क्या करना था? इन चारों धामों को सड़क मार्ग से क्या करना था? कनेक्ट करना था। सड़क मार्ग से इसको क्या करना था? सड़क मार्ग से कनेक्ट करना था। तो ये सड़क मार्ग से कनेक्ट करने वाली परियोजना क्या थी? चार धाम परियोजना। क्लियर हो गया होगा। और पहले इसका नाम क्या था? ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट था। पहले इसका नाम क्या रखा गया था? ऑल वेदर मतलब मौसम, ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट, जिसे बाद में नाम बदल करके जिसका नाम क्या कर दिया जाता है? चार धाम प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। और ये टोटल कितने किलोमीटर की परियोजना है? 899 किलोमीटर की परियोजना है। तो क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो आपको क्लियर हो गया। अब कुछ और बता देते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि AK सीकरी अध्यक्ष बने हैं, नए अध्यक्ष बने इसके पहले कौन था? रवि चोपड़ा, जिसने इस्तीफा दे दिया था। तो कुछ दिन पहले ये भी न्यूज़ में था और अभी ये न्यूज़ में है। तो दोनों आप याद रखिएगा कि चारधाम परियोजना के पहले रवि चोपड़ा थे, जिसने इस्तीफा दिया, और AK सीकरी जो हैं ये अभी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अभी मैंने चार धाम में मैंने बताया, एक का नाम केदारनाथ। तो केदारनाथ में एक अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे केदारनाथ धाम में। तो वहाँ पर उन्होंने एक स्टैचू का अनावरण किया था। तो वो स्टैचू किसकी थी? तो आदि गुरु शंकराचार्य की थी। किसकी थी? आदि गुरु शंकराचार्य की थी। तो इम्पोर्टेंट है, करंट का ही क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आदि गुरु शंकराचार्य की कहाँ पे? केदारनाथ में। तो उन्होंने इस स्टैचू का क्या किया? अनावरण किया। तो इसे किसने बनाया? ये जो स्टैचू है इसको किसने बनाया? तो जो मैसूर के मूर्तिकार जिनका क्या नाम है? अरुण योगी राज। क्लियर हो गया होगा। और ये जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति बनाई गई है, ये क्या की गई है कि एक शिला है, उसी को क्या करके काट करके ये मूर्ति बनाई गई है, जो कि कितनी फुट लंबी है? 12 फुट लंबी है। 12 फुट लंबी स्टैचू है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी जो और आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए थे, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 4 मठ कौन कौन से हैं? तो उसमें से आपको 4 ऑप्शन दे देगा, एक कोई अलग सा ऑप्शन दे देगा। तो इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा इसमें से नहीं है। तो मैं चारों बता दे रही हूँ, चारों आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जो शंकराचार्य जी के द्वारा जो 4 मठ स्थापित किए गए थे, पहला था श्रृंगेरी मठ। तो ये कहाँ पर है? ये श्रृंगेरी मठ जो है ये रामेश्वरम में स्थित है। कहाँ? रामेश्वरम में स्थित है। सेकंड क्या है? गोवर्धन मठ कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में। श्रृंगेरी मठ मैंने बताया कहाँ? रामेश्वरम में।
गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में। थर्ड आपका है शारदा मठ। शारदा मठ आपका कहाँ है? शारदा मठ को द्वारका मठ के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा। शारदा मठ को द्वारका मठ के नाम से भी जानते हैं। और एक है ज्योतिर्मठ, और ज्योतिर्मठ जो है ये उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थित है। तो उम्मीद है अब ये सारे क्वेश्चंस आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर ऐसा कोई भी वो पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आया हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। किस राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण, एक मिनट यहाँ कुछ स्किप हो गया है, एक मिनट। मुख्यमंत्री यहाँ पे क्या होना चाहिए? मुख्यमंत्री चा होना चाहिए, एक मिनट, यहाँ पे चा होना चाहिए। मतलब ये जो घोषणा की गई किसकी की गई? चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प की घोषणा की गई। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो त्रिपुरा राज्य सरकार के द्वारा चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प। अब आप सोच रहे होंगे ये चा क्या है? तो चा जो है, जो हम लोग चाय बोलते हैं, वहाँ पर त्रिपुरा में चाय को चा बोलते हैं। क्लियर? त्रिपुरा में चाय को क्या बोलते हैं? चा बोलते हैं। और श्रमिक का मतलब श्रमिक, यानी का यहाँ ऐड कर देंगे तो श्रमिक हो जाएगा। तो श्रमिक यानी चाय श्रमिक। अभी आपको क्लियर हो गया मतलब क्लियर हो गया होगा कि ये किसके लिए आया होगा, कि मतलब जो चाय के जो श्रमिक हैं उनके कल्याण के लिए ये कोई घोषणा की गई है। तो चलिए समझ लेते हैं। तो जो त्रिपुरा सरकार है वो चाय श्रमिक के लिए ये इस योजना को स्टार्ट किए हैं। इस योजना में क्या होगा कि इस योजना के कार्यान्वयन के लिए टोटल कितने व्यय किए जाएंगे? 85 करोड़। और इसके तहत जो होगा त्रिपुरा के जो 7,000 चाय बागान श्रमिक हैं, कितने? 7,000 चाय बागान श्रमिक हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के तहत हम क्या कह सकते हैं कि जैसे उनको क्या करना, आवास की सुविधा देनी है, राशन की सुविधा देनी है और वित्तीय सहायता। तो इस तरह से उनका क्या करना है, उनका कल्याण करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि उनको सामाजिक सुरक्षा देनी है। सामाजिक सुरक्षा का तहत मतलब इसका क्या हो जाएगा कि उन्हें आवास, राशन, वित्तीय सहायता उन्हें सुनिश्चित करना है उनके लिए। ये क्लियर हो गया होगा। कुछ डेटा बता देते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि 7,000 चाय बागान श्रमिक इनके लिए स्टार्ट की जा रही है। तो इसमें से जो है 75% जो हैं वो हैं कौन है? महिलाएं हैं। तो चाय बागान श्रमिक में आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ आप इमेज में भी देख ही सकते हैं कि आपको कौन दिख रहा है? महिलाएं ही दिख रही हैं। तो इनको महिलाओं को रखा है क्योंकि इसकी जो मतलब चाय की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही कोमल होती हैं और इसमें बच्चे और इन्हीं को रखा जाता है क्योंकि इनके जो हाथ होते हैं वो कोमल होते हैं। तो बहुत ही मतलब सॉफ्टली तरीके से उसको तोड़ना पड़ता है, नहीं तो फिर वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इन्हीं को बहुत ज़्यादा इसमें क्या रखा जाता है। पुरुष बहुत कम ही रहते हैं, बहुत रेयरली देखने को मिलेंगे, नहीं तो बच्चे और महिलाएं देखने को मिलती हैं इसमें। तो आप समझ गए होंगे क्यों ज़्यादा इसमें महिलाएं और बच्चे देखने को मिलते हैं। तो 75% जो है महिलाएं हैं और वे पूरे मतलब त्रिपुरा राज्य में क्या है 54 यानी 54 चाय बागान और 21 जो चाय प्रसंस्करण कारखाने हैं उन्हीं के माध्यम से लगभग कितना 90 लाख किलोग्राम चाय का उत्पादन करती है त्रिपुरा राज्य में। तो इसी के लिए इनके सामाजिक सुरक्षा के लिए ये मतलब योजना की घोषणा की गई है। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। त्रिपुरा में एक और मिशन आया था, वो कौन सा मिशन था? एक था प्रोजेक्ट 100। एक मिनट इसको चेंज कर लो। क्या था? प्रोजेक्ट 100 था। प्रोजेक्ट 100 किस लिए आया था? तो जो प्रोजेक्ट 100 ये कहाँ पर है? पूछ सकता है कि प्रोजेक्ट 100 ये किसकी है? ये प्रोजेक्ट 100 मिशन किसके लिए, कहाँ पर आई थी, किस राज्य सरकार के? तो त्रिपुरा। तो इसमें क्या था कि ये शिक्षा के लिए आई थी। तो मोदी जी ने क्या किया था त्रिपुरा में कि विद्या ज्योति स्कूलों के प्रोजेक्ट मिशन 100 का शुभारंभ किया था। और इसमें क्या करना था? शिक्षा की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता में क्या करना था? सुधार करना था। प्रोजेक्ट 100 मिशन का क्या उद्देश्य था? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षा की
गुणवत्ता में क्या करना, सुधार करना। तो उम्मीद है इतने क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे, इतने पॉइंट। और भी कुछ अभी लास्ट के 2-3 लेक्चर में मैंने एक एक योजना बताई थी, जैसे महिला एट दी वर्क कार्यक्रम। महिला एट दी वर्क कार्यक्रम किसके द्वारा स्टार्ट की गई, किस राज्य सरकार के द्वारा, महिला एट दी वर्क, तो ये किसके द्वारा, कर्नाटका के द्वारा। क्लियर। अगर पूछ ले कौशल्या मातृत्व योजना किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी, तो छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो इसमें क्या था, कौशल्या मातृत्व, मातृत्व का मतलब जिस माता की क्या होंगी, दूसरी संतान क्या हो, लड़की हो, पुत्री हो, बेटी हो, ठीक है, तो उसमें उनको 5,000 दिया जाएगा। तो ये क्लियर हो गया। और एक और योजना क्या था, उसका नाम क्या था, उद्यमिता, मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जो कि कहाँ की, हरियाणा की है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं इन योजनाओं में से एक ना एक क्वेश्चन आपका जरूर फंसने वाला है। और काकबोरोक दिवस कहाँ मनाया जाता है, कहाँ का है, तो ये त्रिपुरा का है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी हाल ही में भारतीय बीमा नियामक, और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है, ये तो आपको पता ही होगा। चलते हैं आगे। IRDAI जिसको बोलते हैं, यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में बोले तो आई का मतलब इंश्योरेंस, आर का मतलब रेगुलेटरी, एंड डी से डेवलपमेंट, ए से अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, उनका क्या नाम है, देवाशीष पांडे। ये है महोदय देवाशीष पांडे, न्यू चेयरमैन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इसमें कुछ है नहीं कि और बताया जाए, इतना बस यही है। तो देख लेते हैं, तो किसके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है, सुभाषी खुंडिया के स्थान पर किया गया। और कितने साल के लिए इनको किया गया है, कितने साल के लिए किया गया, 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया। मतलब जब से इन्होंने जब ये और इनकी जो पदभार ग्रहण करने की तारीख से ही ली जाती है, पदभार जिस दिन ये ग्रहण किए हैं उसी तारीख से लेकर के 3 साल तक की इनकी पूरी पदावधि रहेगी। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और IRDA की बात करें तो ये इस मतलब संस्था में क्या है, 10 सदस्यीय नियामक संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 4 अंशकालिक सदस्य होते हैं। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। और IRDAI जो है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1999 एक्ट के तहत हुई थी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो लाइन है ये है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। तो क्लियर हो गया होगा। अभी हाल ही में कुछ और नियुक्तियाँ हुई थी, जैसे कि मैं बता दूँ, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, माधवीपुरी बुच, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। और सीजीए कौन है, सोनाली सिंह। तो ये सब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वीडन संस्थान, अब आपको खुद पता लग रहा होगा कि ये सेशन कितना इम्पोर्टेंट है। ये सेशन, जैसे मैंने अभी देवाशीष पांडे IRDA का बताया, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। त्रिपुरा की योजना बताई, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था आपका। और ये जो है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। स्वीडन संस्थान है वीडैम क्या हो, पहले ये ध्यान रखना है कि वीडैम ये कहाँ की संस्था है, तो स्वीडन संस्थान है। इसने क्या किया, मार्च 2022 में इसने लोकतंत्र रिपोर्ट जारी किया, लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 जारी किया। इसमें ये बताना है कि भारत किस रैंक पर है। तो भारत जो है उसकी जो रैंकिंग है वो 93 है। चलिए ठीक है, इसकी जो रैंकिंग है वो 93 है, मान लेते हैं। पहले इतना क्लियर हो। अब पहले इसका थीम देख लेते हैं कि जो रिपोर्ट है वो उसका शीर्षक क्या है, जो रिपोर्ट जारी की गई उसका शीर्षक क्या है। तो उसका शीर्षक है लोकतंत्र रिपोर्ट। ये तो आपने देख ही लिया, लोकतंत्र रिपोर्ट 2022, लोकतंत्र रिपोर्ट 2022, निरंकुशता की बदलती प्रकृति, निरंकुशता की बदलती प्रकृति, लोकतंत्र रिपोर्ट 2022, निरंकुशता की बदलती प्रकृति। ये क्या है, इस रिपोर्ट का शीर्षक है। तो चलिए देख लेते हैं। ये वीडैम, यहाँ वीडैम लिखा है तो आप सोच रहे होंगे वीडैम क्या है। चलिए बता देते हैं। वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी, वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी। क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है 1789 से 2021 तक 202 देश के लिए
30 मिलियन से अधिक क्या करती है, उन बिंदुओं को लेकर के लोकतंत्र पर अपना बहुत बड़ा डेटा सेट तैयार करती है। तो ये तो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, बस मैंने आपको बता दिया। इम्पोर्टेंट क्या है, इसका शीर्षक क्या है, ये कौन से संस्थान है, इतना इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, क्या इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है कि लोकतंत्र की स्थिति का आकलन की जाती है कि कहाँ पर कैसा है। तो इसमें किन किन मापदंडों का यूज़ किया गया ये भी देख लेते हैं। तो उसमें 4 प्रकार, इनके ये जो मापदंड यूज़ किए जाते हैं उनके 4 प्रकार, उन्हें 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका उदार लोकतंत्र, एक आपका क्या है, उदार लोकतंत्र सूचकांक, जिसको LDI कहते हैं, उदार लोकतंत्र सूचकांक। सेकंड आपका है चुनावी लोकतंत्र। थर्ड है आपका चुनावी निरंकुशता। एंड फोर्थ है आपका बंद निरंकुशता। तो ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए, ये तो मैंने बता दिया आपको कि भारत की रैंकिंग क्या है, 93 है। तो फर्स्ट भी तो हमको पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो फर्स्ट पे कौन है, तो जिसके संस्थान है वही है फर्स्ट पे, स्वीडन है। तो लोकतंत्र रिपोर्ट 2022 में फर्स्ट जो है वो स्वीडन है। और जो अन्य स्कैंडिनेवियाई देश हैं, जैसे कि आपका डेनमार्क है, नॉर्वे है, कोस्टा रिका है, न्यूजीलैंड है, तो ये सब आपके शीर्ष 5 में, टॉप 5 में है। तो पहला तो आपका क्या हो गया, स्वीडन। सेकेंड आपका डेनमार्क, थर्ड आपका नॉर्वे, कोस्टा रिका 4 एंड न्यूजीलैंड 5। क्लियर है। भारत 93 पे है। अगर हम साउथ एशिया की बात करें तो इसमें श्रीलंका 88 है, यानी इससे बढ़िया स्थिति में है। नेपाल 71 है, ये भी ठीक है। भूटान 65 है, ये भी ठीक है। तो यानी भारत जो है इन अपने मतलब साउथ एशियाई देशों से, इन सभी से, यानी जो आपका श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, यानी कि श्रीलंका 88, नेपाल 71, भूटान 65, इन सभी से ये भारत नीचे है। लेकिन पाकिस्तान से क्या नीचे है कि ऊपर है, तो पाकिस्तान से ठीक स्थिति में है। पाकिस्तान की जो स्थिति है वो है 117 और भारत की है 93। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने और भी कुछ, अगर सूचकांक की बात करें तो जैसे कि क्या नाम है उसका, वैश्विक भुखमरी सूचकांक, जो कि मैंने कल भी बताया था लेक्चर में, 101 रैंक है। तो ये सब ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 से 15 मार्च, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्योत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है, नई दिल्ली में किया जा रहा है। चलिए ठीक है। तो साहित्य अकादमी का जो साहित्य उत्सव है उसी को क्या कहा गया, साहित्योत्सव कहा गया। और ये देखा जाए तो भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव है, जो कब से कब तक, 10 से 15 मार्च तक मनाया जा रहा है, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। और ये भारत की जो आज़ादी है, 75 ईयर्स की जो वर्षगांठ है, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। और इसकी जो शुरुआत है, जो संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं, उन्हीं के द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। तो ये जो साहित्य अकादमी जो है, इसके मैंने क्या बताया था कि 24 भाषाओं में, साहित्य अकादमी जो है 24 भाषाओं में, 24 भारतीय भाषाओं में ये अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है। साहित्य अकादमी के द्वारा 24 भारतीय भाषाओं में साहित्य का पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। और इन 24 भारतीय भाषाओं का जो प्रतिनिधित्व होगा वो कौन करेगा इस बार, 26 युवा लेखक करने वाले हैं। जो एक कार्यक्रम होगा जिसका नाम होगा द राइज ऑफ यंग इंडिया कार्यक्रम, उसमें ये लोग भाग लेने वाले हैं। तो साहित्य अकादमी जो है वो भारतीय भाषाओं में साहित्य को बढ़ावा देने के लिए, साहित्य अकादमी क्या है, जो भारतीय भाषाएं हैं उनको साहित्य की दृष्टि से साहित्य में बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक संगठन है। क्लियर। जिसकी स्थापना हुई थी, कब हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 12 मार्च 1954 में हुई थी। और अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली रविंद्र भवन है, वहाँ पर है।
मैंने अभी कुछ दिन पहले ही इस लेक्चर में मैंने रिवीजन कराया था कि हिंदी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 का किसको दिया गया था। तो किसको दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है। उनके एक उपन्यास सम्राट अशोक, उनको दिया गया है। अंग्रेजी के लिए किसको दिया गया था, नमिता गोखले को दिया गया था। उनका उपन्यास था थिंग्स टू लीव बिहाइंड, थिंग्स टू लिव बिहाइंड। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 जो है ये 22 भारतीय भाषाओं में दी गई। अगर युवा पुरस्कार की बात करें तो वो 22 भारतीय भाषाओं में पुरस्कार घोषित की गई थी, जिसमें हिंदी के लिए देखा जाए तो हिमांशु बाजपेयी को उनका एक कहानी संग्रह जिसका नाम था किस्सा किस्सा लखनऊआ, यानी लखनऊ के आवामी किस्से पर दिया गया था। और अंग्रेजी के लिए मेघा मजूमदार को उनका उपन्यास था अ बर्निंग, उन पर दिया गया था। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और हम इसमें जो इस वर्ष जो ये पुरस्कार राजस्थानी में इस बार ये पुरस्कार घोषित नहीं किया गया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है आपका। नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया है। तो किसके मतलब ये कहाँ पर किया है, गुजरात के गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। RRU मतलब राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, क्लियर है। तो गुजरात के गांधीनगर के पास एक गांव है, उस गांव का क्या नाम है, लवड। यहीं पर ये क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। ये जो RRU है इसकी स्थापना क्यों की जा रही है, तो जो पुलिस है, आपराधिक न्याय है, सुधारात्मक प्रशासन है, तो ये सब जो इसके कई अंग है, अलग अलग अंग है, इसमें क्या करना, उच्च गुणवत्ता लाना है, इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। और क्या करना है, उन्हें ट्रेंड करना है। और जो मतलब ट्रेंड करना है ताकि जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा किया जा सके, जो आवश्यकताएं हैं उसको क्या किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो क्लियर हो गया होगा, मतलब पुलिस और जो सुरक्षा उसको क्या किया जा सके, बेहतर किया जा सके, इसका उद्देश्य यही है। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा। और ये क्या है कि सरकार ने क्या किया था, 2010 में ही गुजरात सरकार के द्वारा रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, पहले क्या थी ये, अभी तो मैंने ये बताया राष्ट्रीय रक्षा, 2010 में क्या था, रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय गुजरात सरकार के द्वारा किया गया था स्थापना। इसी को अपग्रेड करके क्या किया गया है, RRU यानी राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय नाम से एक राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय, ये कैसा है, राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो ये आपको क्लियर होगा, उसमें क्या करना है, पुलिस और जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको बेहतर करना है, इसका क्या है, उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपभोक्ता अधिकारिता सप्ताह का आयोजन उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा कब से कब तक आयोजन किया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं कब से कब तक आयोजन किया जा रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे 14 से 20 मार्च, 14 से 20 मार्च तक ये किया जा रहा है उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह, उपभोक्ता सशक्तिकरण सप्ताह का आयोजन। तो वही कि भारत के जो 75 वर्ष पूरे हो गए हैं, भारत के जो 75वां स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है उसके लिए, और यहाँ के लोगों, यहाँ की संस्कृति, इन सब का क्या किया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा। और क्या इसमें बता दिया जाए आपको, इस वर्ष की थीम क्या होगी, ये देख लीजिए। इस वर्ष की थीम क्या होने वाली है, फेयर डिजिटल फाइनेंस, क्लियर। तो ये आयोजन कहाँ हो रहा है, दिल्ली में आयोजित होगा, और इस वर्ष की जो थीम होगी फेयर डिजिटल फाइनेंस। तो बस यही है कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पर राजधानी में, और हाँ ये थीम रख दी गई जो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। लेकिन जो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, एक क्या मनाया जाता है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। आज 14 है, कल 15 है, तो कल की न्यूज़ में भी कवर करने वाले हैं, लेकिन आज जब कर रहे हैं तो बता ही दे रहे हैं, अगर स्किप ना होगा तो देखिए क्या है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 15 मार्च को मनाया जाता है, और राजधानी में ही मनाया जाएगा। तो उसकी थीम क्या रखी जाएगी, तो उसकी थीम जो रखी गई है वो है न्याय संगत डिजिटल वित्तीय सुविधा, न्याय संगत डिजिटल वित्तीय सुविधा। तो ये थीम के साथ क्या है, बहुत सारे कार्यक्रम वहाँ आयोजित किए जाएंगे, और उसका उद्घाटन कौन करेगा, जो केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण या कपड़ा और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। तो ये सारा विभाग इन्हीं के उसमें है, तो पीयूष गोयल करने वाले हैं।
उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी कुछ अगर देख लिया जाए तो जैसे कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो मैंने आपको बता दिया 15 मार्च, और अगर ये पूछ ले कि राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है तो 24 दिसंबर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, और थीम तो मैंने आपको बता ही दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है? किन दो देशों के, कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? एक मिनट गाइस, 7, 8, 9, ओके नहीं छूटा। चलते हैं। चर्चा में रहा नॉर्ड स्ट्रीम 2 नॉर्ड स्ट्रीम 1 गैस पाइपलाइन किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो किन दो देशों के मध्य स्थित है? रशिया और यूक्रेन। रशिया, एक मिनट यहाँ गलत हो गया, रशिया यूक्रेन नहीं, रशिया और जर्मनी होगा, रशिया और जर्मनी। एक मिनट मैं दिखा दे रही हूँ मैप। ये देखिए, ये जर्मनी है और ये है आपका रशिया, ये आपका जर्मनी, ये रशिया, और ये आपकी है पाइपलाइन। तो जो ये ऊपर वाली पाइपलाइन है ये आपका नंबर 1 है, और ये जो नीचे वाली पाइपलाइन है ये नंबर 2 है। क्लियर इतना? तो क्या हुआ है कि अभी आपको तो पता है कि यूक्रेन पर रशिया का अटैक हो ही रहा है, बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। तो अब इससे क्या हो रहा है, जब रशिया ने अटैक किया यूक्रेन पे तो जो पश्चिमी देश हैं वो लगातार क्या कर रहे हैं, मॉस्को पर प्रतिबंध लगाते चले जा रहे हैं, और इन कंटिन्यू प्रतिबंधों से वो क्या हो गया है, रशिया एकदम भड़क गया है। जो व्लादिमीर पुतिन है वो एकदम भड़क चुके हैं। तो उन्होंने क्या किया, धमकी दी। क्या धमकी दे रहे हैं ये भाई साहब कि हम अब क्या करेंगे, जो नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो ऊपर वाली है नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन, इसको कह रहे हैं कि अब धमकी दे रहे हैं कि अगर आप लोग बंद नहीं करेंगे ये सब करना, जो बैन करने लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको, ये जो नॉर्ड 1 स्ट्रीम पाइपलाइन है जिसके जरिए यूरोप को हम क्या करते हैं, प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करते हैं, प्राकृतिक गैस की सप्लाई करते हैं, उसमें हम कटौती कर देंगे। तो ये धमकी दे रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अगर ये धमकी दे रहे हैं तो क्या खाली इन्हीं का नुकसान होगा? इनका नुकसान नहीं होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। कैसे? क्योंकि ये भी तो जो रशिया है ये भी तो अपना प्राकृतिक गैस तेल इन्हीं पर ही इसकी इकोनॉमी है। तो धमकी, अगर इनको अब बंद करना होता तो अब तक तो बंद कर दिए होते हैं, धमकी नहीं देते हैं क्योंकि इन्हें पता है, क्या पता है कि इससे हमारा भी क्या है, नुकसान है। तो अगर रशिया ऐसा कर देता है तो क्या होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था तो ऑलरेडी डगमगाई हुई है, तो इससे और क्या होगा, जो हमारी ऊर्जा बाजार है उसमें और भी क्या हो सकता है, उथल पुथल हो सकता है। इससे क्या हो जाएगा, जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो यही पूरी कहानी है जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो वही उन्होंने क्या किया है, धमकी दिया है। तो ये जो जर्मनी, और ये जर्मनी है, तो जर्मनी का जो अभी तो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन है, तो जर्मनी ने भी क्या किया है, इसके अभी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को क्या किया है, रोक दिया है। इसके सर्टिफिकेशन प्रोसेस को रोक दिया है। और ये तो क्लियर हो गया होगा। अब ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये कहाँ, ये पाइपलाइन किस सागर से होकर के गुजरती है? तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 1 हो या 2 हो, ये किस सागर से होकर के गुजरती है? तो आपको ये दिख रहा होगा कि बाल्टिक सागर से होकर के गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? बाल्टिक सागर से होकर के गुजरती है। तो ये बाल्टिक सागर से हो करके रशिया का जो साइबेरिया इलाका है, साइबेरिया से जर्मनी तक ये होकर के गुजरती है। और ये जो गैस पाइपलाइन है वो रशिया और जो यूरोप उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती है। तो ये भी आपको मैंने पूरा कोशिश किया है एकदम इजी लैंग्वेज में समझाने की, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो बस ये ध्यान रखना जो मैंने बताया कि ये जो पाइपलाइन है वो कहाँ से होकर के जाती है, रशिया और जर्मनी। अगर सागर पूछ ले तो बाल्टिक सागर, यही क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, और कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाल्टिक सागर, और क्या क्वेश्चन बन सकता है कि बाल्टिक सागर से लगे हुए कौन से देश हैं? तो आपको दिखा दे रहे हैं कौन से, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। इन्हीं तीनों को क्या कहते हैं, बाल्टिक देश कहते हैं। क्लियर?
तो यही है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये जो नॉर्ड 1 पाइपलाइन है, ये जो पाइपलाइन है ये कब से स्टार्ट हुई थी? 2011 में ये स्थापित हुई थी। 2011 में ये स्थापित हुई थी। अब आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसमें ये जो स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है, ये जो स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है, इसमें 55 अरब, सोच लीजिए 55 अरब टन, 55 अरब टन, सॉरी टन नहीं घन, 55 अरब, एक मिनट, 55 अरब घन मीटर गैस ले जाने की यहाँ पर क्या है? क्षमता है। क्लियर? और ये जो नॉर्ड स्ट्रीम 2 बनने वाली है, जो बन रही है, तो ये सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री पाइपलाइन है। ये जो नीचे ये 2 वाली है, तो सबसे बड़ी समुद्री पाइपलाइन है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। 2021 में इसको पूरा तो कर लिया गया है, लेकिन इससे गैस जो भेजने का काम है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, क्योंकि उसका जो अभी लाइसेंस का जो काम है वो अटक गया, इसीलिए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एकदम क्लियर, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देख लेते हैं। 807 गोल के साथ प्रोफेशनल फुटबॉल के इतिहास में कौन 12 मार्च 2022 को सबसे ज़्यादा गोल करने वाला फुटबॉलर बन गया है? तो कौन? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये कहाँ के हैं महाशय? पुर्तगाल के हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? पुर्तगाली हैं, ये पुर्तगाल के हैं। तो ये क्या है? दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले प्रोफेशनल फुटबॉलर बन गए हैं। क्लियर? इसके पहले कौन था? तो ऑस्ट्रेलिया चेकोस्लोवाकिया के फुटबॉलर थे जिनका नाम था जोसेफ बीकन। तो इनको भी रोनाल्डो ने पछाड़ दिया है, क्योंकि उनका गोल क्या था? 805 था, ये 2 आगे हैं, 807 इनका है। और ये कहाँ के? पुर्तगाल के हैं। और आपको पता होगा पुर्तगाली नाविक सबसे पहले 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा आया था। भारत का जो समुद्री मार्ग है खोज उसी ने की थी, वास्को डी गामा में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले जीआई टैग वाले किस राज्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले जीआई टैग वाले किस राज्य या यूटी की कालीन को जर्मनी रवाना किया गया है? तो कहाँ का किया गया है जर्मनी रवाना? कश्मीर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें जम्मू और कश्मीर सरकार ने क्या किया है, जो हाथ से बने हुए हैं, हैंडमेड जो कालीन है, ठीक है, तो इसको मतलब इसकी जो प्रामाणिकता है और वास्तविकता है उसको बनाए रखने के लिए इसने क्या किया? QR कोड स्टार्ट किया। क्लियर? अभी ये जो इन्होंने स्टार्ट किया है, इसका मतलब उद्देश्य क्या होगा? तो इसका उद्देश्य ये है कि जो कश्मीरी कालीन है, ये कश्मीरी कालीन जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, इसके गौरव को, इसकी चमक को क्या किया जाए? पुनर्जीवित किया जाए। क्लियर? तो इस कोड में क्या होगा? ये जो कोड किया गया है, इस कोड में जो कारीगर होंगे, निर्माता होंगे और बुनकर होंगे और जो वहाँ पर ज़िले में प्रयुक्त कच्चा माल होगा, इन सभी की क्या होगी? यहाँ पर जानकारी अवेलेबल होगी। और ये QR कोड लेबल की नकल या दुरुपयोग नहीं किया जा सकता है, पता ही है। और ये क्या करेगा? जो कालीन का नकली उत्पादन है उसको भी ये क्या करेगा? हतोत्साहित करेगा। तो अभी क्या हुआ है? इसकी जो पहली खेप है 11 मार्च 2022 को नई दिल्ली से GI टैग हाथ से बुनी हुई कालीन को क्या किया गया है? कहाँ निर्यात किया गया है? जर्मनी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये पहला खेप इसकी कहाँ गई है? जर्मनी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे क्वेश्चन लास्ट टाइम RO या PCS में आया हुआ था गेहूं के सिलसिले में कि कहाँ भेजा गया था, तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो इसी की पहली खेप कहाँ की गई है? जर्मनी निर्यात की गई। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। और जम्मू कश्मीर फॉर्मेशन ये मतलब केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? ये जम्मू कश्मीर फॉर्मेशन ये कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलते हैं, ये हो गया है। आज का रिवीजन नहीं हो पाएगा, इसको मैं कल कोशिश करूँगी करा दूँ, क्योंकि थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। और चलिए बस आज के लिए इतना ही। और कोशिश करिए आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।